विशाल मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ऐसे चलिए पूरा मेन्यू बताइए, पूरा एंजॉय करने दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो हमारे कैमरामैन है सुरेंद्रन था जयदीप, वो भी केरल से है। वो कई बार लाल चावल की चर्चा करते रहते हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक हमें खिलाया नहीं है उस लाल चावल को। और अगर हम भारतीय रोटियों की बात करें तो भारतीय रोटियों में मुंबई पाव एक नाम दिया गया है। कलौंजी के स्वाद वाले मुलायम बन, ये दूध और गेहूं से युक्त होंगे। और दूसरी जो रोटी होगी उसका नाम है बाकर खानी, इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी होगी ये, और इसमें दूध, चीनी और गेहूं युक्त होगा ये। और अब अगर मिष्ठान, क्योंकि भारत में आए हैं और खाने के बाद मीठा ना मिले तो फिर बात बनती नहीं है, तो मिष्ठान की कैटेगरी का नाम दिया गया है मधुरिमा, और उसको कोट अनकोट करके लिखा गया है स्वर्ण कलश। और मिठाई में क्या है, इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, अंजीर आडू मुरब्बा और अम्बे मोहर राइस क्रिस्प। और इसमें क्या क्या चीज मिला है, दूध है, श्रीअन्न मतलब मिलेट्स है, गेहूं है और मेवा इसमें मिलाया गया है। और अगर हम पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें हमें भारत के 3 हिस्सों की पूरी आप ये कह सकते हैं पाक कला दिखाई पड़ेगी पेय पदार्थों में भी, जिसमें कश्मीरी कहवा, कश्मीर का अगर हम कहवा पीते हैं तो वो उसका स्वाद ही बेहद अलग होता है। अगर दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक की कॉफी पी लें, केरल की कॉफी पी लें, तो फिल्टर कॉफी भी यहाँ पर विदेशी मेहमानों को पिलाई जाएगी। और दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय पीने के बाद एक अलग तरह की ताजगी आती है। तो पेय पदार्थ में ये 3 चीजें यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा पान के स्वाद वाली चॉकलेट लिप्स भी यहाँ पर रखी गई हैं, यानी पान भी आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही आप देखिए जो संगीत है दीपक जी, संगीत की मंडली आई है, उसका नाम है गंधर्व अतोधम। और गंधर्व अतोधम एक अद्वितीय संगीत का इसे हम कैटेगरी कह सकते हैं, जिसमें पूरे देश भर से जो क्लासिकल वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, वो इसका यहाँ प्रस्तुत करेंगे शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के साथ संगीत को सामूहिक तौर पर। और इसमें हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत की प्रस्तुति होगी। और ये जो पूरी टीम है जो संगीत की प्रस्तुति करेगी, ये 77 लोगों की टीम है, जिसमें 11 बच्चे हैं, 14 महिलाएं हैं, 24 युवा कलाकार इसमें शामिल हैं और 23 पेशेवर कलाकार हैं जो इन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। और ये विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं भारत के, और सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए दीपक जी, अच्छा लगा सुनकर विशाल, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया आपने, पूरा मेन्यू बता दिया, सब कुछ बता दिया विशाल। अब मुझे लग रहा है कि इस मेन्यू का जो रेसिपी क्या है ये कहीं से मंगवानी पड़ेगी मुझे, और खा के देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिलेट खासा पसंद है। आजकल रात में मैं सिर्फ मिलेट खिचड़ी खा रहा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं खा रहा हूँ। देखिए कितनी आत्मीयता से ऋषि सुनक से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साइड में खड़ी हुई हैं, और आत्मीयता से इस वक्त अक्षता मूर्ति से और ऋषि सुनक से बात करते हुए उन्हें ले जाते हुए। और ये देखिए दोनों चारों की साथ में तस्वीरें, एक बेहद अनौपचारिक माहौल। और अब पहले भारत के बारे में कहा जाता था, भारत इनका गुलाम हुआ करता था 75 साल पहले। आज ये अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के साथ एक आर्थिक सहयोग के लिए बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। भारत बड़ा हार्ड बार्गेनर है, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, बड़ा हार्ड बार्गेन करती है जहां तक व्यापार और व्यवसाय की बात हो। और ये देखिए इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस भारत का सबसे खास सहयोगी, डिफेंस के क्षेत्र में राफेल जैसी चीज इन्होंने हमें दी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ दी है, इसलिए फ्रांस भारत का सबसे ट्रस्टेड एलाई है, ये कहा जाए तो कब गलत नहीं होगा। मैं सीधे यहाँ से प्रणव के पास चलता हूँ। प्रणव मुझे बताइए, रात ये सुना जा रहा है कि वर्किंग लंच तो हो गया, मोदी जी काम करते रहते हैं और बाकियों से भी इतना ही काम करवा रहे हैं, और ये डिनर भी वर्किंग है। डिनर टेबल पर मेहमानों के बीच आपस में बातचीत होगी। तो इतना अच्छा माहौल जब मेहमानों को मिल गया है, अच्छा खाना मिल जाएगा, तो कुछ अच्छे अच्छे नतीजे भी आएंगे। प्रणव क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए बड़ा नतीजा अगर कहा जाए इस बैठक के लिहाज से, तो वो तो इस बैठक से पहले ही ले लिया गया, यानी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है लीडर्स का, वो पहले ही हासिल कर लिया भारत ने, और उसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। यानी कहा जा सकता है कि ये आज उस सहमति का जश्न है जिस सहमति तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने की थी। तमाम देशों के नेताओं के साथ इस पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो आज उसका जश्न भी बनेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब नेता इस तरीके के हों, इतना बड़ा जो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो, तो उसके
अंदर हर नेता आपस में मिलता है, उनके बीच में बातचीत होती है और इस तरीके से जिसने इस को मुमकिन बनाया है स्वाभाविक रूप से उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम नेता यहाँ पर आए हैं, ये भारत के मेहमान हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मेहमान हैं और भारत के राष्ट्रपति के मेहमान हैं। यहाँ पर जो बातचीत होगी, जो संवाद होगा, इससे कहीं ना कहीं भारत की जो साख है, भारत की जो गुडविल है, वो भी आगे बढ़ेगी और उसके लिए उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक शंख लगा हुआ है, एक शंख लगा हुआ है, उसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आ रही है एक शंख की। ठीक है, ये भी हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। शंख बजाना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, लेकिन उसका एक मेडिकल रीजन भी, अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके फेफड़ों में कभी दिक्कत नहीं होगी और सांस से ही आपका पूरा जीवन चलता है। दो ही चीजों पर हम टिके हुए हैं, एक सांस और दूसरा पानी। ये हमारे महत्व, और तीसरी जो है हमारी बॉडी, जो इन दोनों में से एक भी चीज मिस हो जाए तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये शंख भी इसीलिए है, ये नटराज का बैलेंसिंग एक्ट भी इसीलिए है कि लाइफ को बैलेंस करके चलिए, किसी एक तरफ में ज्यादा टिल्ट मत हो जाइए। ये हमारी एक सनातन सोच है, ये हमारी एक पारंपरिक सोच है। मैं सीधे एसडी मुनि साहब के पास चलता हूँ। मुनि साहब, कैसे क्या देखते हैं आप? आपका एक्सपर्ट कमेंट, मैं सिर्फ आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूँ, कोई सवाल नहीं। म्यूट है सर आप। जॉइंट स्टेटमेंट आया है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए आपने हम सबको धन्यवाद दिया। हम लोग, मैं तो कम से कम इसका पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो राजनयिक अनुभव है वो बहुत संकीर्ण है, सीमित है। लेकिन मैं बहुत गर्व से ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें 3 लोग जो लगातार काम कर रहे हैं, अमिताभ कांत, जयशंकर और निर्मला सीतारामन, ये तीनों के तीनों मेरे विश्वविद्यालय के, मेरी स्कूल के प्रोडक्ट हैं और जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, जिसको बहुत इधर उधर का चर्चा किया गया था। लेकिन आज मैं इस शान से ये कह रहा हूँ कि जेएनयू के प्रोडक्ट्स ने विश्व स्तर पर एक ऐसा काम किया है जिससे मोदी जी को भी गर्व है, सारे देश को गर्व है, मैं कहूँगा सारे विश्व को गर्व है। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो परिणाम निकल के आया है उसमें विकास के मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यूक्रेन की बात ज्यादा हुई थी मीडिया में, लेकिन जो बल दिया गया है वो विकास के मुद्दों को दिया गया है। और इस वजह से जो G20 की क्रेडिबिलिटी है, एक फाइनेंशियल फोरम के लिए शुरू हुआ था, इकोनॉमिक फोरम के नाम से शुरू हुआ था, उसको बढ़ाकर विकास का भी नाम 2008 में जोड़ा गया और आज उसको विकास को सक्रिय किया गया है। तीसरी बात एक कॉशन की है, वो ये है कि ये लफ्ज लिखना, एग्रीमेंट होना, कागज पे लिख देना बहुत आसान है कंपैरेटिवली। उन लफ्जों को, उन शब्दों को वास्तविकता में ढालना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। जो G20 के इतने सारे जॉइंट स्टेटमेंट्स पहले हुए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि सब के सब ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो जो बड़ी चुनौती है, और क्योंकि ट्रॉइका इसमें काम करता है, भारत के अभी भी 3 महीने और बाकी हैं सदारत के, लेकिन उसके बाद भी ट्रॉइका के रूप में हम इसमें सक्रिय रहेंगे। और जो कश्मकश हमको करनी पड़ेगी वो इन लफ्जों को मूर्त रूप बदलने में है, उनको प्रैक्टिकल लाने में है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। जितना कुछ हमने लिखा है, अगर हम उसका 30, 40, 50% भी इम्प्लीमेंट कर दें तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वाकई दुनिया की शक्ल बदल जाएगी।